हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो अगली कॉमिक से आज की सुपर कमांडो ध्रुव की आदमखोर का स्वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सन 1944 का धधकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों पर बीचों बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ पर एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गई। सूर्य की किरणों का एक खास स्थान पर केंद्रित हुई और प्रयोग सफल हो गया। मैं अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल था कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूँ कि समाचार है कि जर्मन के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मन नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडर ने इस समय समाचार की पुष्टि की है। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या कर ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बियाबान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक हो गई। अब मेरा ये आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझे जैसे नतीजा जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया, अब मैंने सफलता पाने से दूर कर दी। बहुत देर। अब मेरी जिंदगी पर कोई काम नहीं। अब मैं नहीं रहा चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी थी। चाकू का लंबा नुकीला और घातक फॉल पेट से दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनजान जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग। और प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों में एक अभिन्न अंग बन गई, पेड़ों और लताओं से ढकी दुनिया की बंजरों से अकेला। और इसके साथ ही दफन हो गई उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12 बजे, स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी भी समाप्त हुआ था। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर ही एक दहशत सी हो गई। खैर, धुंध भी गिर गई और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। अरे, आधे घंटे पैदल का ही तो रास्ता है। और आधे घंटे बाद मदन शीला को हॉस्टल छोड़कर लौटा। बाय मदन, बाय शीला। वो लगभग 1 बज रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी। हा, अगर इस वक्त मुझको किंग कॉन्ग जैसी कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। तभी गहरी धुंध को भेदती हुई एक आवाज मदन के कानों में टकराई। मुझसे काम चलेगा? कौन? उस आवाज के मालिक को एक ही झलक देखने मदन को खून जमा देने के लिए काफी था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसलिए मुझको गढ़ का कानून तोड़कर यहाँ लाना पड़ा। उसके सामने जो कुछ था उसको शब्दों में बयान करना असंभव था। आगे मदन सुन नहीं सका। अजीब प्राणी से मिलने से उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था, लेकिन धुंध के कारण मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। नहीं, खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास आ रुकी। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे और गर्म सांसें उसके मुंह से टकराने लगी। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी और मौत के कदमों की आहट पास आती रही कि तभी एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। कोई आ रहा है, खैर आने दो, मैं उससे भी निपट लूंगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी से उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानव यह नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है, और वह है ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसे भेड़िया या भेड़िया जैसा मानव। और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति से मोटरसाइकिल टकराने का परिणाम हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। वह सामने से लपकते भेड़िया मानव को बचाने के लिए तेजी से एक तरफ हटा,
लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आज्ञा का आशा से अधिक फुर्तीला निकला। मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबड़ की गुड्डे की तरह मुड़ा। इसलिए अकल का काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उठा। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया और वापस जमीन पर आ गिरा। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और अचानक गति से एक तरफ भागने लगा। इसके पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार की ओर भागी। ये तो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी बरकरार नहीं। आचार्य, यह चीज आखिर है क्या? मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और तड़ाक! चोट करारी थी। ध्रुव को तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर आगे बढ़ा भेड़िया का मानव पलटा। आप? और उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ कमीने, मैं। इसने हमारा कानून तोड़ा है। जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया का मानव की गर्दन पर कसा और एक झटका लगा और वे हमेशा के लिए शांत हो गया। एक काकर्ती ने झुककर लाश के बाएं हाथ पर एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भया आकृति समुद्र की तरफ बढ़ चली। अगली सुबह और डैडी फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िया जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्ट बिजली का खास असर नहीं, पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहां पर नरसिंह की जय हो। सेब को जानू खां की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया है कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सकें। और इस नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा था। लेकिन यह क्या? शेर के पंजों के निशान और भेड़ियों के निशान गायब। 2 जोड़ी निशान और भी। तो यह क्या? भेड़िया शेर बन गया? ओह, मैं कैसी पागलों जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो सकता है। एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। समुद्र तट पर पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया, परंतु एक और आचार्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसका बदन तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने लाश को पलटा और उसकी शंकाएं और बढ़ गईं। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तारों से जला हो। परेशान ध्रुव के पास के एक बूथ पर पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक शिक्षा के बाद तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों ही अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम गिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी बिना गवाए वह अपने दिमाग में घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह का रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पहले का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव पर नहीं आ सकते। बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते। अब सिर्फ एक चीज ही बच सकती है, मोटर बोट।
वे जानवरनुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आए होंगे, शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव की ने भंग कर दिया। ये कौन आ रहे हैं? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़ कर ला रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा से जाते देखा था, पर साहब कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। ध्रुव इतने ही में पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ, यानी कि हत्या के वक्त के आसपास ही यहां से एक मोटर बोट समुद्र में गई, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक लक्षद्वीप समूह की एक ऐसी जगह है जहां तक मोटर बोट से जाना संभव है, और इनमें से सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल हैं और आबादी ना के बराबर। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छिपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते ही हो कि ये सारे द्वीप हमारे देश का एक अविभाज्य अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों पर कब पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये एक बेखबर बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, ये केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था, ये जानते हुए भी कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगलों में इंसानों को तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यही होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल भी यही थी। नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या? वह जरूर हमारी टो लेने आया होगा। यह सब जानू खां की गलती का नतीजा है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों के हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो उसको एक नई मुसीबत का इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में। ये केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं तुम्हें किसी छानबीन की अनुमति नहीं दे सकता, समझे? हमारा विभाग वैसे ही काफी ज्यादा व्यस्त है। परिकथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकला, यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और ये काम मुझको अकेले ही करना पड़ेगा, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहां पर टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहां पर रुका है ध्रुव। ध्रुव अब सपने भी नहीं सोच सकता कि लक्षद्वीप पर कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने घने जंगलों के नक्शों पर गहन अध्ययन में बिताया, और फिर शाम को जब उठा तो पूरा जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। और फिर जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए जल्दी अंदर बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घरे और बीहड़ जंगलों में एक छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयानक खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं सरक रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे भयानक खतरों के बीच में पल भर पला बड़ा था, और खतरों से बढ़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इस दिशा से लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त यह बताता तो मेरी बात को हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा उठ रहे हैं। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। बेहतर होगा अगर मैं उसके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़काने की आवाज क्रमश आती गई, और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी।
उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। उसके सीने की हड्डियां कड़कड़ाने लगी और सांस रुकने लगी। ध्रुव ने नजर उठाई, हिस, उसका खून सर्द हो गया। अगर इसका बदन जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझसे नहीं बचा सकती। तीर विष से भरे नुकीले दांत ध्रुव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ध्रुव अपना दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव ने भारी जूते की हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्प मानव चीख पड़ा और ध्रुव के सीने का दबाव डालती हुई उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते ही ध्रुव ने पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी उठा ली। उसका हाथ बिजली से तेजी से आगे बढ़ा। टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी ने पैनी तीर की तरह उसके तालू को छेदती हुई उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया और तभी विशाल का पेड़ पूरी तरह से उस पर हुल उठा। तो यह है झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति भी चकित रह गई। वाह, इतने खतरनाक प्राणी को इतने आसानी से खत्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों की ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, परंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में तो मैं झुंड को भूल ही गया और जिससे बचने के लिए भी पेड़ पर चढ़ा था। पत्तों के चरमरने की आवाज पेड़ के नीचे से आ रही है। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूद कर सकता दूसरे पेड़ पर जा सकता, उसकी टक्कर लगी और वह विशाल काय पेड़ जड़ से उखड़ गया। बचने का एक ही रास्ता है कि मैं पेड़ से गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं। और गैंडा खड़ा है। ओह, ये गैंडा खड़ा है। स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हमें सबको सतर्क कर दिया। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया। इस तरह का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में एक पिस्तौल चमकी और पलक झपकते ही गोलियां दागी, लेकिन वे बेअसर रही। हा हा, अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौलों से तो क्या साधारण गेंडों पर भी असर नहीं होता। फिर मैं तो मानव गेंडा हूं। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। उससे बचकर भागना असंभव है बच्चे। गैंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल है, शुरू हो जाता है। और ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया तो तुम मुझे शांति से मारना चाहते हो। डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। वह ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट गया। ओ, यह क्या, यह तो दलदल है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गैंडा मानव को शरीर धीरे धीरे दलदल में समाने लगा और सीधी दलदली जमीन ने गैंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका। वाह वाह, मेरे रिवॉल्वर की गोली गैंडे के शरीर से घुसने को बेताब थी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और उसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो वह यही होगा। और इन मानव पहरेदारों से सिद्ध होता है कि ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसा बने हुए हैं। इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूं। अब सवाल है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीनों प्राणियों के पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। परंतु तभी एक गुर्राहट उसकी विचारधारा तोड़ देती है। गुर, मिल गया, मिल गया। ध्रुव संभल भी नहीं पाया था कि ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सके।
ध्रुव वास्तव में थोड़ी देर थकान महसूस कर रहा था। उसमें अपनी तरफ बढ़ता खतरनाक पंजा रोकने की ताकत भी नहीं बची थी। 1 मिनट, ये कलाई पर बंधा पत्ता। हाँ, यही तो वह चीज है जो उन तीनों के पास थी। इस ख्याल ने ध्रुव के मन में नई शक्ति का संचार कर दिया, सत्य की, न्याय की, ओह, और दृढ़ विश्वास की। भेड़िया मानव में इस शक्ति को सह पाने की ताकत नहीं थी। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यजनक आंखों के सामने आ गया। यह तो गया, आप देखना है कि इस पट्टे का क्या रहस्य है। भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया तो मेरा ख्याल सही था। वाह, तो यह है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे को लॉक दबाया, लेकिन कुछ नहीं। यानी इस पट्टे के मानव अलावा कोई और भी चीज है जिसको ये प्राणी बनाते हैं। अब सवाल अंदर घुसने का है और जवाब गश्त लगाते इधर आ रहा। यह पहरेदार। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की ओर बढ़ा तो उसको पहचानना नामुमकिन था। उफ, ये भेड़िया इधर ही आ रहा है। मिला कहीं नहीं। और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। ओह, ध्रुव तो अंदर गया और यह जानवर पहरे पर खड़ा हो गया। इसके हटने का इंतजार करना बेकार है। वह गश्त लगाता पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मोड़ेगा, मेरी रिवॉल्वर निशाना ले लेगी। इसकी खाल इतनी मोटी है कि गोलियां बर्बाद असर ना करे। लेकिन आदमी या जानवर, सबके सिर पर एक ऐसी जगह होती है जहां गोलियां बेअसर नहीं होती, और वह जगह है आंख। साइलेंसर में लगे रिवॉल्वर से एक हल्की सी पिट की आवाज हुई। निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से और लपकी। इससे पहले कि पहरेदार वापस आए, मैं इसको ठिकाने लगाकर इमारत के अंदर हो लूं। लेकिन किस्मत कुछ और ही थी, खेल दिखा रही थी। अरे पीटर, अभी तो यहीं आकर खड़ा था, कहाँ चला गया? और जमीन पर खून के धब्बे, घसीटने के निशान। ये निशान भेड़िया झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, और झाड़ियों के बीच थी भेड़िया मानव पीटर की लाश। अंदर यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना के लिए ज्यादा है। इन प्राणियों का इरादा क्या है? दूसरी तरफ आंख में गोली, सर्प मानव का नूरा और गैरना मानव रसूका को भी वापस नहीं आए। इन सबका सिर्फ एक ही मतलब है कि ध्रुव यहां आ चुका है। ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलें और जारों पर लाइन और लेबल। जार नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नर्सिंग है। हर हिंसक जीव का नाम एक शीशी पर जार है, सिर्फ एक सिंह के नाम का नहीं। जार नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नर्सिंग है और वो एक ही रहेगा। आप बोल नादान। तू इस वक्त दुनिया में होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, और लगता है इसको लेकर असली रूप मिलाओ। तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया, हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको यह सब इसलिए बता रहा हो क्योंकि शीघ्र तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में सूक्ष्म जीवाणु केंद्र है, जिसको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह पट्टा पहना जाता है। इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं, और फिर जब तक यह पट्टा चालू रहता है, मानव पशु मानव बन जाता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव को पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाघ का जीन्स पिलाओ। हा। एक बार जीन्स तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया था तो फिर तुम हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाओगे। आदमखोर की भीड़ में घिरा असहाय ध्रुव। लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे परछाई की तरह आकृति। कौन थी वह आकृति? जानने के लिए पढ़िए खून जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग, स्वर्ग की तवाई। तो गाइज, आपको कॉमिक्स कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।